This is fifth video on head forensics. So in this video we will discuss about the basics of skull fractures and the types of skull fractures. Skull fractures are very well explained in Dr. Reddy sir's textbook, and you need not to refer anywhere else for any other textbook for this. So they are given in very detail in Reddy sir's textbook. So just go through this video and then revise through the textbook. It will be all clear. All concepts will be clear. So starting from the first MCQ. Okay. In a suspected cranial injury case, the skull should not be opened until. So सस्पेक्टेड क्रेनियल इंजरी केस स्पेसिफिकली ये दिया हुआ है. तो एज पर रेड्डी सर्च टेक्स्ट बुक, अगर सस्पेक्टेड क्रेनियल इंजरी केस है तो सर्कुलेशन को पहले डिकम्प्रेस करना है बाय ओपनिंग द हार्ट. उसके बाद आपको क्रेनियल इंजरी को एग्जामिन करना है. इसी तरह से अगर पॉइजन का केस होता है तो उसमें भी आप क्या करते हो, पहले स्कल को ओपन करते हो, क्योंकि स्कल ब्रेन में जो स्मेल होती है पॉइजन की वो अच्छे से आती है. इसके अलावा अग्रवाल सर जो टेक्स्ट बुक है, अग्रवाल टेक्स्ट बुक, उसमें ये दिया गया है कि कोई भी केस हो उसमें आप स्कल ही पहले ओपन करोगे. इसके अलावा काफ़ी टेक्स्ट बुक में ये भी दिया हुआ है कि जहाँ पे भी इंजरी है उस पोर्शन को आप पहले ओपन कर सकते हो. सो बेसिकली इट इज़ गिवन इन एवरी टेक्स्ट बुक इन डिफरेंट वे. सो इट्स योर प्रेफरेंस वट हाउ यू डू इट. द आउटर टेबल ऑफ स्कल इज हाउ मेनी टाइम्स द थिकनेस ऑफ द इनर टेबल. आउटर टेबल थिक एंड रेजिलियंट होती है कंपेयर टू इनर टेबल. ये डबल थिकनेस की होती है इनर टेबल की कंपेरिजन में. इन यंग मेल्स द थिकनेस ऑफ फ्रंटल एंड पैराइटल बोन्स इच. देखो स्कल बोन्स में 4 मेन बोन होती हैं, टेम्पोरल, फ्रंटल, पैराइटल और ऑक्सीपिटल. सबसे थिन होती है टेम्पोरल 4 mm की, फ्रंटल और पैराइटल होती है 6 to 10 mm की, और सबसे थिक होती है ऑक्सीपिटल 15 mm. ठीक है. तो फ्रैक्चर इजीली कौन सी होगी, टेम्पोरल बोन. तो यहाँ पे फ्रंटल और पैराइटल की पूछ रहा है तो 6 to 10 mm. फोर्स रिक्वायर्ड टू कोज फ्रैक्चर्स ऑफ द स्कल वेरीज डिपेंडिंग अपॉन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट. किस किस पे डिपेंड करेगा फोर्स, एरिया पे डिपेंड करेगा, बिल्कुल एरिया ऑफ द स्कल स्ट्रक. थिकनेस ऑफ द स्कल, स्कैल्प एंड हेयर पे डिपेंड करेगा, यस बिल्कुल करेगा. डायरेक्शन ऑफ इम्पैक्ट पे भी करेगा, एज पे भी करेगा. सो ऑल आर करेक्ट. तो सब चीज़ों पे ये सारे फैक्टर्स हैं जिन पे आपका जो फोर्स है वो डिपेंड करेगा. फ्रैक्चर्स में भी कोज्ड बाई डायरेक्ट वायलेंस हो सकती है. डायरेक्ट का मतलब है कि डायरेक्टली आप स्कल पे हिट कर रहे हो. इनडायरेक्ट वायलेंस भी हो सकती है. इनडायरेक्ट मतलब कि आप कहीं ट्रॉमा किसी बॉडी के किसी और पोर्शन में हुआ है, उसकी वजह से स्कल फ्रैक्चर हो गया. बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. स्पॉन्टेनियस फ्रैक्चर, यस स्पॉन्टेनियस भी हो सकता है. पैथोलॉजिकल कंडीशंस हैं काफ़ी सारी जिनमें ये हो सकता है, जैसे कि सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस हो गया या बोन में मेटास्टासिस हो रखा है, तो ये पैथोलॉजिकल कंडीशन है, इनकी वजह से स्पॉन्टेनियसली फ्रैक्चर भी डेवलप कर सकता है. तो ऐसा नहीं है कि ट्रॉमा से ही फ्रैक्चर हो सकता है. डायरेक्ट इंजरीज टू द स्कल में बी कोज्ड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट. डायरेक्ट वायलेंस के एग्जांपल पूछ रहा है बेसिकली. कंप्रेशन बाय मिडवाइफरी फोर्सेस, तो डायरेक्ट है. ऑब्जेक्शन इन मोशन स्ट्राइकिंग द हेड, बिल्कुल लोकल इट है, क्या बोलते हैं, डायरेक्ट है. हेड इन मोशन स्ट्राइकिंग एन ऑब्जेक्ट, यस दिस इज आल्सो मेथड ऑफ डायरेक्ट वायलेंस. फॉल ऑन फीट और बटक, यहाँ पे डायरेक्ट हिट नहीं हो रहा, फीट पे या बटक पे ट्रॉमा है, उसकी वजह से वो फोर्स ट्रांसमिट होकर स्कल बेस में या स्कल में कैप में आ रहा है, जिससे फ्रैक्चर हो रहा है. तो दिस विल बी द इनडायरेक्ट वायलेंस. अंडर एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, ये सीधे वन लाइनर है डॉक्टर रेड्डी सर्स टेक्स्ट बुक से. एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में फोर्स ऑफ हाउ मेनी पाउंड्स पर स्क्वायर इंच इज रिक्वायर्ड टू फ्रैक्चर ए कैडावर स्कल कवर्ड बाय इंटैक्ट हेयर बेरिंग स्कैल्प. ठीक है, स्कल है उसमें हेयर पूरा स्कैल्प है, तो उसमें कितना फोर्स लगेगा, 400 to 600 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच. 400 to 600 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच. ठीक है. अगर एम्प्टी ह्यूमन स्कल्स होता है तो कितनी एनर्जी लगेगी, 25 इंच पाउंड्स फ्रैक्चर करने के लिए 25 इंच पाउंड लगेगी. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट स्कल फ्रैक्चर इज ट्रू. देयर इज ऑलवेज ए रिलेशन बिटवीन ब्रेन डैमेज एंड लीनियर फ्रैक्चर. नो. ऑलवेज रिमेंबर, ट्रोमा में स्कल हेड पे जो ट्रोमा आपको मिलता है, कोई भी इंजरी मिलती है, और अंदर ब्रेन में कितना डैमेज हुआ, उनका आपस में कभी कोई रिलेशन नहीं हो सकता. ठीक है. हो सकता है बाहर कुछ भी ट्रोमा ना मिले और अंदर ब्रेन अच्छी इंजरी हो, या हो सकता है ब्रेन में कोई इंजरी ना हो पर लेकिन बाहर बहुत बड़ा ट्रोमा जैसे कि लैसरेटेड वुंड या ऐसा कुछ बना हो. तो बोथ थिंग्स आर पॉसिबल. स्कल फ्रैक्चर ऑलवेज कोज डिटेक्टेबल ब्रेन इंजरी, नो जरूरी नहीं है. स्कल फ्रैक्चर कैन अक्कर विदाउट एनी सिग्निफिकेंट ब्रेन इंजरी, यस कैन अक्कर. Severe brain injury never occurs without skull fracture. No, it can occur without skull fracture. फ्रैक्चर जब होते हैं, जब मैकेनिज्म ऑफ
स्कल फ्रैक्चर पढ़ते हैं तो वो दो तरीके से हो सकते हैं, लोकल डिफॉर्मेशन से और जनरल डिफॉर्मेशन से। लोकल डिफॉर्मेशन में लोकल हिट होता है, ठीक है। किसी मान लो कि स्कल है, तो स्कल में किसी लोकल जगह पे आप हिट करते हो, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर पोर्शन जो होगा उसमें फ्रैक्चर होगा, ठीक है, उसमें इंडेंटेशन ऑफ बोन हो जाएगी। यहाँ पे जो जो ये बोन वाला ये वाला पोर्शन था, ये क्या होगा, अंदर की तरफ इंडेंट होगा। जब ये अंदर की तरफ इंडेंट होगा तो क्या होगा, अब यहाँ पे फोर्स लगा तो इतना पोर्शन क्या होगा, ये अंदर की तरफ मूव करेगा, इंडेंट होगा। यहाँ पे आउटर टेबल भी और इनर टेबल भी है, तो इनर टेबल पहले फ्रैक्चर होगी, आउटर टेबल कंप्रेस होगी और इनर टेबल पहले फ्रैक्चर हो जाएगी, अगर इस एरिया की बात की जाए तो। लेकिन इसकी पेरीफ्री की बात की जाए तो आउटर टेबल पहले फ्रैक्चर होगी, इनर टेबल बाद में फ्रैक्चर होगी, क्योंकि कन्वेक्सिटी जो है आउटर टेबल की वो बाहर की तरफ है। ये जो कन्वेक्सिटी है ये बाहर की तरफ है और फोर्स इसके अपोजिट साइड में लग रहा है, ठीक है, इसलिए। तो दिस इज फ्रैक्चर ड्यू टू लोकल डिफॉर्मेशन। दूसरा होता है फ्रैक्चर ड्यू टू जनरल डिफॉर्मेशन। जनरल का मतलब होता है कि स्कल होता है वो दो तरफ से कंप्रेस हो गया, ठीक है, दो तरफ से कंप्रेस हो गया, या तो लेटरल कंप्रेशन हो सकता है, या फिर नीचे क्या है, स्पाइनल कॉलम है, ऊपर से कुछ सर पे लगा, या बॉडी इस डायरेक्शन मूव कर रही है, ऊपर रेजिस्टेंट सरफेस है, तो इन दोनों केसेस में क्या होगा, स्पाइनल कॉलम और एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट के बीच में स्कल कंप्रेस हो जाएगा। तो दीज आर, तो कंप्रेशन से जो इंजरी होती है उनको बोलते हैं फ्रैक्चर ड्यू टू जनरल डिफॉर्मेशन। एट द एपेक्स ऑफ इंडेंटेशन, ये लोकल डिफॉर्मेशन की बात कर रहा है, फ्रैक्चर ड्यू टू लोकल डिफॉर्मेशन में जो इंडेंटेशन होगी, इनर टेबल फ्रैक्चर फर्स्ट, इनर टेबल पहले फ्रैक्चर कर जाती है। क्यों, क्योंकि ये स्ट्रेच, ये थिन होती है और स्ट्रेच कर जाएगी, बल्कि आउटर टेबल जो होगी वो कंप्रेस करेगी। पेरीफ्री में उल्टा होगा, पेरीफ्री में आउटर टेबल पहले फ्रैक्चर होगी क्योंकि उसकी कन्वेक्सिटी आउटवर्ड है। फ्रैक्चर ड्यू टू जनरल डिफॉर्मेशन अकर व्हेन, कब होते हैं जनरल डिफॉर्मेशन से, जब कंप्रेस करता है स्कल। स्मॉल मास स्ट्राइक्स द हेड, ये लोकल हिट है, ये लोकल डिफॉर्मेशन है। स्कल इज कंप्रेस्ड तो जनरल डिफॉर्मेशन होगा। शार्प ऑब्जेक्ट पेनिट्रेट्स द स्कल, लोकल हिट है। बुलेट लोकल हिट है। व्हेन स्कल इज कंप्रेस्ड लेटरली, अगर ये स्कल को आप लेटरली कंप्रेस हो गया किसी वजह से, विच डायमीटर आर इंक्रीज, अगर ये यहाँ से फोर्स ऐसे कंप्रेस कर रहा है तो कौन सा बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, और एंटीरो पोस्टीरियर आगे पीछे की तरफ बढ़ेगा। ये कौन सा डायमीटर है, दिस वन इज एंड दिस वन, तो इट इज वर्टिकल एंड लॉन्गिट्यूडनल, वर्टिकल एंड लॉन्गिट्यूडनल। कॉमनली सीन मेथड ऑफ जनरल डिफॉर्मेशन, जनरल डिफॉर्मेशन मैंने बताया कंप्रेस करेगा, तो कंप्रेस कैसे कैसे हो सकता है, एक तो ऐसे हो सकता है, दोनों ही एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट हों, जैसे कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है, उसमें नीचे क्या है, रोड है, मान लो कि सब्जेक्ट या विक्टिम जो है वो यहाँ पे गिर गया और ऊपर से बाइक गिर गई, ठीक है, तो ये एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट है, नीचे रोड भी एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट है, तो दो एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट के बीच में कंप्रेस कर गया, ठीक है, एक तो ये तरीका हो सकता है। दूसरा, एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट और स्पाइनल कॉलम के बीच में, ये मैंने बताया था, यहाँ पे स्पाइनल कॉलम है, ऊपर से सर पे कुछ गिर गया, या फिर कार एक्सीडेंट वगैरह होते हैं तो उसमें क्या होता है, द ऑक्यूपेंट इज थ्रोन टुवर्ड्स द रूफ ऑफ द कार, तो ऊपर की तरफ वो ऊपर की तरफ फोर्स लगता है, तो क्या होगा, ऊपर रेजिस्टेंट कार की रूफ है, तो ये स्पाइनल कॉलम और कार की रूफ के बीच में कंप्रेस कर जाएगा स्कल। तो कौन सा, एक पूछना चाह रहा है कॉमनली सीन मेथड कौन सा है, तो यही वाला कॉमन होता है, ये स्पाइनल कॉलम के और इसके बीच में जो कंप्रेस करता है, ठीक है। तो ये कैसे हो सकता है, बॉडी रेस्ट पे हैवी ऑब्जेक्ट सर पे गिर जाए, या फिर आरटी में ऑक्यूपेंट सीट से ऊपर की तरफ फेंक दिया जाता है, तो उसमें क्या होगा, वो ऊपर हिट करता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ स्कल फ्रैक्चर्स। 10-12 टाइप के स्कल फ्रैक्चर होते हैं। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एमडी एग्जाम, स्कल में कौन कौन से टाइप हैं, काफ़ी बार आया हुआ है एमडी में भी और एमबीबीएस में भी। स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट फ्रैक्चर दैट इज लीनियर, लीनियर को हम फिशर्ड फ्रैक्चर भी बोलते हैं, सबसे कॉमन यही होता है, लगभग 70% केसेस में देखने को मिलता है। फिशर्ड फ्रैक्चर्स आर प्रोड्यूस्ड बाई, देखो फिशर्ड फ्रैक्चर इतना कॉमन है कि ये किसी भी कंडीशन में आ सकता है और किसी भी दूसरे टाइप ऑफ फ्रैक्चर के साथ एसोसिएटेड भी हो सकता है, लेकिन कॉमन मेथड जो होता है वो जनरल डिफॉर्मेशन से होता है, क्योंकि जब स्कल है वो कंप्रेस करता है तो क्या होगा, ये डायमीटर बढ़ेंगे, तो जो लाइन बनेगी ना, ये इस लाइन में जो फ्रैक्चर होगा दैट विल बी मोर कॉमन। लीनियर फ्रैक्चर इन्वॉल्व ओनली आउटर ओनली इनर होल थिकनेस ऑफ बोन इनर आउटर, तो पूरा ही फ्रैक्चर हो सकता है, मतलब पूरी थिकनेस भी हो सकती है, खाली इनर भी हो सकती है, आउटर भी हो सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन लीनियर फ्रैक्चर।
ऐसा नहीं है कि कोई एक वो है। फीसड फ्रैक्चर्स आर लाइकली टू बी कॉज्ड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो फीसड या लीनियर फ्रैक्चर किस किस से हो सकते हैं? फोर्सिबल कॉन्टैक्ट विद ए ब्रॉड रेजिस्टिंग सरफेस लाइक द ग्राउंड। कंप्रेशन हो रहा है, ठीक है, ग्राउंड पे सर लगा, तो फोर्सिबल कॉन्टैक्ट विद ए ब्रॉड रेजिस्टिंग सरफेस लाइक द ग्राउंड, ऑप्शन ए। दूसरा है ब्लोज विद एन एजेंट हैविंग रिलेटिवली ब्रॉड स्ट्राइकिंग सरफेस। ब्रॉड स्ट्राइकिंग सरफेस है, तो जो ब्रॉड होता है तो उसमें लोकल हिट की बजाय जनरल डिफॉर्मेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ए फॉल ऑन द फीट और पटक, इनडायरेक्ट वायलेंस है। ए ब्लो विद ए हैमर हैविंग ए स्मॉल स्ट्राइकिंग सरफेस, ये प्योर लोकल हिट है, ठीक है ना, इसमें किसी तरह का जनरल डिफॉर्मेशन नहीं है। तो एसोसिएटेड फिक्स्ड फ्रैक्चर हो सकता है इसमें, क्योंकि लेकिन हैमर से मोस्ट कॉमनली कौन सा फ्रैक्चर आएगा? कॉम्प्रेस्ड फ्रैक्चर आएगा। उसके साथ लीनियर फ्रैक्चर एसोसिएटेड हो सकता है, लेकिन डायरेक्ट सिर्फ लीनियर फ्रैक्चर के चांसेस कम है, जबकि ऊपर वाली जो 3 कंडीशन है उनमें लीनियर फ्रैक्चर के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। When a blow is struck on the side and head is free to move, तो फ्रैक्चर क्या कह रहा है? When blow is struck on the side and head is free to move, यहाँ से आपने हिट किया और हेड फ्री है, तो हेड की मूवमेंट भी इस तरफ होगी। जब फ्री टू मूव होगा तो जो फ्रैक्चर डेवलप करेगा वो इसी डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। यहाँ जहाँ पे इम्पैक्ट हुआ वहाँ से स्टार्ट करेगा और अपोजिट, मतलब उसी डायरेक्शन में, फोर्स की डायरेक्शन में ही ये फ्रैक्चर जाएगा। तो इट स्टार्ट्स एट द पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट एंड रन्स पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मान लो यहाँ पे रेजिस्टेंट सरफेस होता है, ये हेड फ्री नहीं होता मूव करने के लिए, तो क्या होता? यहाँ पे रेजिस्टेंट सरफेस है, यहाँ से हिट कर दिया, तो ये वाला पोर्शन है, यहाँ पे पहले से ही रेजिस्टेंट सरफेस है, तो यहाँ से फ्रैक्चर स्टार्ट होगा बजाय यहाँ के। मतलब यहाँ से भी हो सकता है, लेकिन चांसेस यहाँ से ज़्यादा है। और फिर यहाँ से फ्रैक्चर चलेगा इस तरफ, सेम डायरेक्शन सेम ही रहेगी। मतलब फ्री टू मूव है तो फ्रैक्चर की डायरेक्शन इस तरफ गई, और अगर रेजिस्टेंट सरफेस है तो फ्रैक्चर की डायरेक्शन इस तरफ गई, ठीक है, लेकिन पैरेलल टू द फोर्स ही रहेगा। इन बायलैटरल कंप्रेशन, मतलब हेड सपोर्टेड ऑन वन साइड, फ्रैक्चर either start at counter pressure side that is opposite to the impact or more often at the vertex or more commonly at the base। ये क्या कहना चाह रहा है कि जैसे अपन ने देखा कि अगर नेक्स्ट पेज पे करते हैं इसको, ये हेड है, यहाँ पे रेजिस्टिंग सरफेस था, यहाँ आपने हिट किया, तो क्योंकि रेजिस्टिंग सरफेस है तो या तो यहाँ से फ्रैक्चर स्टार्ट होके इस तरफ मूव करेगा, ठीक है। या ज़्यादा कॉमन क्या चीज़ हो सकती है जब ये इस तरफ होगा? ज़्यादा कॉमन ये होगी कि एक तरह से ये हेड कंप्रेस हो गया दोनों के बीच, तो कौन सा डायमीटर बढ़ेगा? ये वाला, और एंटीरियर टू पोस्टीरियर वाला डायमीटर बढ़ेगा, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में कौन सी स्ट्रक्चर्स हैं? ऊपर तो वर्टेक्स है और नीचे क्या है? बेस। बेस में कहीं पे भी फ्रैक्चर स्टार्ट हो सकता है। तो ये जो लाइन होगी जहाँ पे स्कल स्ट्रेच करेगा, इन पे चांसेस ज़्यादा हैं फ्रैक्चर मिलने के, लीनियर या फ्रैक्चर स्टार्ट होने के। In bilateral compression, head is supported on one side, the flexion often starts at, ये अपने पहले ही बता दिया, vertex or more commonly at the base। An injury of the head sustained by a fall is mostly situated at, देखो ये रूल होता है, मतलब एक ऐसा माना जाता है कि अगर इंजरी बाई फॉल, गिरने से आई है, तो वो अबव द हेड मार्जिन होगी। जो हेड होती है, टोपी पहनते हैं, तो उसका जो मार्जिन होता है उसके अबव होगी इफ़ इंजरी इज सस्टेन्ड बाय ए फॉल। लेकिन अगर डायरेक्ट वायलेंस से आई है, या कह लो कि होमिसाइडल नेचर की है, तो वो अबव नहीं, ये उल्टा बोल दिया, अगर हेड इंजरी बाय फॉल है तो इट विल बी एट द लेवल ऑफ द मार्जिन, ठीक है। लेकिन अगर लोकल वायलेंस या डायरेक्ट हिट से आई है तो वो होगी अबव द हेड मार्जिन, क्योंकि जब लोकली हिट करेगा बंदा तो वो सर के ऊपर की साइड ही हिट करेगा, ठीक है। तो लेवल ऑफ द मार्जिन पे क्या होगी? इंजरी बाई फॉल, लेकिन बाई ब्लो जो होगी वो अबव द लेवल ऑफ द मार्जिन ऑफ द हेड होगी। एट ऑटोप्सी टू आइडेंटिफाई ए फाइन फ्रैक्चर ब्लड इज अलाउड टू, देखो लीनियर फ्रैक्चर की जो थिकनेस होती है वो एक हेयर ब्रेड्थ के लगभग होती है, इतना पतला फ्रैक्चर होता है। उसका कलर रेड ही होता है, लेकिन कई बार वो दिखता नहीं, इसलिए हम क्या करते हैं, ब्लड इज अलाउड टू रन ओवर द सस्पेक्टिव फ्रैक्चर एंड देन वास्ट।
तो वो जो ब्लड होगा ना वो उसमें एक डिमार्केटिंग लाइन ऑफ फ्रैक्चर बना देगा। ठीक है, फ्रैक्चर लाइन इज रेड बट यूजुअली देयर इज नो एमरेज, एमरेज नहीं होता उसमें बोन में। लीनियर फ्रैक्चर्स टेंड नॉट टू क्रॉस फ्रंटल साइनस, ऑर्बिटल रूफ, बोनी बटरेस, पेराइटल एंड ऑक्सीपिटल स्क्वेमा। ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि टेंड नॉट टू क्रॉस, जो बोनी बट्रेसेस होती है ना, यहाँ पे बोन थिक होती है, जैसे ग्लैबुला पे, फ्रंटल इन पे, एमिनेंसिस पे। स्कल बेस की बात करें तो पेट्रस पोर्शन ऑफ द टेम्पोरल बोन पे और ऑक्सीपिटल प्रोटूबरेंस पे, ये थिक बोन्स होती है, तो यहाँ से फ्रैक्चर लाइन जल्दी से क्रॉस नहीं करती है। ठीक है, लेकिन फ्रंटल साइनस हुआ, ये थिन होते हैं, ऑर्बिट की रूफ हुई, स्क्वेमस पार्ट ऑफ बोन हो गया, ये थिन पोर्शन होते हैं बोन के, तो यहाँ पे बहुत ईजिली फ्रैक्चर जो होगा वो एक्सटेंड कर जाएगा। ए ब्लो ओवर द ग्लैबुला मेक अ शैटरिंग ऑफ, ये अब बात आ गई कि फोर्स कहाँ से लगा है और जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है उससे फ्रैक्चर कहाँ बनेगा। ठीक है, तो सीधी सी बात है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा है मोस्ट प्रोबेबली उसी डायरेक्शन में फ्रैक्चर लाइन बनेगी। अगर ग्लैबुला पे हिट किया है, ग्लैबुला कहाँ होता है, नॉर्मा फ्रंटालिस में मैंने बताया था, ग्लैबुला बिल्कुल सुपरसिलियरी आर्चेज के बीच में होता है, तो उसके भी वहाँ पे अगर कोई हिट करेगा फोर्स से, तो उसके पीछे क्या है, फ्रैक्चर जो लाइन जो बनेगी वहाँ से पीछे की तरफ फोर्स ट्रांसमिट होगा, तो उसके पीछे क्या है, इथमोइड साइनस है, रूफ ऑफ नोज है, तो वो फ्रैक्चर लाइन पीछे की तरफ जाएगी, तो इसकी शैटरिंग हो जाएगी। बट परसेंटेज ऑफ लीनियर फ्रैक्चर्स आर नॉट फाउंड ऑन एक्सरे, कितने परसेंटेज जो होते हैं, देखो एक्सरे में हमेशा फ्रैक्चर आता नहीं है, इसलिए मैं अपन क्या करते हैं कि ट्रीटमेंट रिकॉर्ड तो हमेशा मंगाना ही होता है। अगर आप स्कल इंजरी सस्पेक्ट कर रहे हो और आपने एक्सरे करवाई है, इवन इफ एक्सरे में कुछ भी ना आए तो आपको ट्रीटमेंट रिकॉर्ड एक बार ज़रूर मंगा के देखना है, तभी फाइनल ओपिनियन देना चाहिए। ठीक है, तो 20% जो फ्रैक्चर होते हैं लीनियर वो तो आते ही नहीं है एक्सरे। ठीक है, इन ए केस ऑफ ब्लो एंड सब्सिक्वेंट फॉल द फ्रैक्चर लाइन्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ए फॉल आर, इन ए केस ऑफ ब्लो एंड सब्सिक्वेंट फॉल द फ्रैक्चर लाइन्स प्रोड्यूस्ड बाय ए फॉल आर, पहले ब्लो किया, ब्लो मतलब सर पे मारा, उसके बाद वो नीचे गिरा, सब्सिक्वेंट फॉल, तो ये पप्पी रूल की बात कर रहे हैं। पप्पी रूल एक इम्पोर्टेंट MCQ है जो MBBS वालों से काफ़ी पूछा जाता है। ठीक है, पप्पी रूल क्या कहता है कि मान लो कि ये स्कल है, पहले आपने हिट किया इस यहाँ पे, तो यहाँ से फ्रैक्चर लाइन्स बन गई, फिर यहाँ पे हिट किया, गिरने से हुआ या कैसे भी हुआ, तो यहाँ से जो फ्रैक्चर लाइन बनेगी, मान लो ये पीछे की तरफ आ रही है, तो जो पहले से फ्रैक्चर लाइन जो बनी थी फर्स्ट ब्लो से, तो ये इसको अरेस्ट कर लेगी, इसको आगे एक्सटेंड नहीं करने देगी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पप्पी रूल। ठीक है, इन केस ऑफ ब्लो एंड सब्सिक्वेंट फॉल द फ्रैक्चर लाइन्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ए फॉल, मतलब कि सेकंड ब्लो से जो फ्रैक्चर लाइन होगी वो अरेस्ट कर ली जाती है, मतलब कि रुक जाती हैं बाय द दोज प्रोड्यूस्ड बाय द ब्लो। ठीक है, सेकंड ब्लो फ्रैक्चर लाइन इज लिमिटेड बाय प्री एग्जिस्टिंग फ्रैक्चर लाइन, या फिर बाई चांस फोरामिना या सूचर बीच में आ गए तो वो उससे अरेस्ट हो जाएगी। फर्स्ट ब्लो टू द स्कल विल, पहला ब्लो, पप्पी रूल की बात चल रही है कि पहला ब्लो जब होता है वो स्ट्रक्चर को वीक करता है, दूसरा ब्लो जो आता है वो उसको पूरा शैटर ही कर देगा, सेकंड ब्लो जब आएगा तो वो वाइड स्प्रेड कोलैप्स ऑफ द स्कल इन दैट एरिया। तो सिंगल ब्लो से अगर बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं है, स्कल जो होता है वो शैटर नहीं करता है कभी भी। एंटीरियर ब्लोज टू द स्कल प्रोड्यूस लीनियर फ्रैक्चर्स ऑफ द ऑर्बिट दैट क्रॉस थ्रू विच स्ट्रक्चर, एंटीरियर ब्लोज टू द स्कल, ठीक है, तो वही है, आगे से हिट किया है, उससे जो लीनियर फ्रैक्चर बनेंगे ऑर्बिट में, एंटीरियर ब्लो किया, फोर्स की डायरेक्शन क्या है, पीछे की तरफ, तो पहले ऑर्बिट फ्रैक्चर हुआ, ऑर्बिट के साथ में क्या है, क्रिब्रिफॉर्म प्लेट है, फोरामेन मैग्नम तो नीचे होता है, जगुलर फोराम भी नीचे है, कैरोटिड कैनाल, तो इसके आसपास जो स्ट्रक्चर है वहीं से जो होगी फ्रैक्चर लाइन वो क्रॉस करेगी। ठीक है, क्योंकि पीछे क्रिब्रिफॉर्म प्लेट है, उसके पीछे हाइपोफिजियल फोसा है, उसके पीछे बेसिलर पार्ट ऑफ ऑक्सीपिटल बोन है, फोरामेन मैग्नम आ जाएगा, फिर वहाँ पे अरेस्ट हो सकती है। तो ऐसे करता है, ये ऐसी फ्रैक्चर लाइन ट्रैवल करती है। ठीक है, ब्लोज टू द एंटीरियर पेराइटल बोन, अगर एंटीरियर पेराइटल बोन पे आपने हिट किया तो एंटीरियर पेराइटल बोन कहीं यहाँ होगी, ये तो फ्रंटल हो गई यहाँ पे, तो यहाँ पे हिट किया तो क्या होगा, यहाँ से फ्रैक्चर कैसे रन करेगा, यहाँ से नीचे की तरफ जाएगा, फोर्स ये है ना, तो डायरेक्शन फ्रैक्चर की यही होगी,
तो ब्लोज टू द एंटीरियर पैराइटल बोन प्रोड्यूसेस फ्रैक्चर ऑफ विच एरिया। अब उसके पास में जो लगता है, पैराइटल के नीचे क्या है, टेम्पोरल है, तो कौन सा होगा, एंटीरियर टेम्पोरल एरिया। ह्यूमन एडल्ट हैड वेट अबाउट, कितने किलो का जो है विद ब्रेन, ये आपका हेड वेट करता है, तो ये 4.5 kg होता है ये, ठीक है, 4.5 kg होता है। ए लीनियर फ्रैक्चर ऑफ स्कल में बी प्रोड्यूस्ड व्हेन द हेड इज हिट ऑन द साइड बाय स्टोन वेइंग। ये सब वन लाइनर है रेडी टेक्स्ट बुक से। 90 to 120 ग्राम मिनिमम जो वेट है, इसके हिसाब से अपन को ये आइडिया मिल सकता है, कम से कम 90 ग्राम का कोई चीज़ होनी चाहिए जो उसको हिट करे, तो क्या होगा, आपके लीनियर फ्रैक्चर आ सकता है। तो इससे भी हो सकते हैं ऐसे इसे, और ज़्यादा का तो कितना ही कर लो, उससे तो फ्रैक्चर आ ही जाएगा, कम का नहीं होना चाहिए। लीनियर फ्रैक्चर में प्रोड्यूस्ड अबाउट, अगर 1 फीट की डिस्टेंस से ऊपर से वेट डाला जाए, कितने किलो वेट डालने की लीनियर फ्रैक्चर आ जाएगा। तो ये भी वन लाइनर है डायरेक्ट रेडी से टेक्स्ट बुक से। ये 2.25 kg वेट अगर आप 1 फुट से डालोगे तो उससे फ्रैक्चर आ सकता है मिनिमम, ठीक है। डिप्रेस्ड फ्रैक्चर वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो।